हेलो फ्रेंड्स, डीएस एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं देवेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे और इसके फर्स्ट लेसन में हम लोग ओवरव्यू में देख चुके हैं कि हम लोग कैसे क्या क्या पढ़ेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी संविधान के बारे में जान रहे थे कि किस तरीके से हमारा संविधान बना, और इसमें संविधान का परिचय भी देख चुके थे और किस तरीके से संविधान की शुरुआत होती है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और विश्व की सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो यूएसए का है। कब? तो 1789 में बना था। कब बना था? 1789 में बना था। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और भारत में इसकी शुरुआत कैसे होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आती है। किसके परमिशन पे? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा परमिशन दिया जाता है कि आप जाइए पूर्वी देशों में व्यापार कीजिए। केवल व्यापारिक कार्य के लिए ये मिलता है, केवल 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए। दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि महारानी एलिजाबेथ के प्रथम महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल को ही स्वर्णकाल कहा जाता है ब्रिटेन का। दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग से पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इस कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार करना था प्रारंभ में, और ये केवल 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों की परमिशन पे आए थे। पहली बार इसमें 217 सदस्य थे, पार्टनर थे, और इसका पहला गवर्नर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह थॉमस स्मिथ था। पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। तो दोस्तों, व्यापार करने यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या किया, इसको देखेंगे हम लोग कि व्यापार करने ये आए तो यहाँ पे क्या किया कि अंग्रेजी शासन की नींव डाली। अंग्रेजी शासन की नींव डाली ये। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे नींव डाली ये ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी शासन की नींव कैसे डाली, इसको देखते हैं। मान के चले अंग्रेज लोग व्यापार करने के लिए सभी लोग आए थे, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली। भाई, अंग्रेजी अगर कंपनी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो अपनी फैक्ट्री लगाएगी। जैसे अपनी ये फैक्ट्री लगाई और इनकी फैक्ट्री है, तो पहले इनका काम व्यापार करना था, फिर उस फैक्ट्री में अपना सामान रखने लगे। जब वो सामान रखने लगे तो इस फैक्ट्री को सिक्योर करने के लिए इन्होंने चारों ओर किलों का निर्माण किया। क्या किया? किलों का निर्माण किया। जैसे मान लीजिए कि ये फैक्ट्री हो गई और फैक्ट्री के चारों तरफ किलों का निर्माण हुआ। और दूसरी चीज, उसकी रक्षा करने के लिए बंदूकधारी रखे गए। वो किलों की रक्षा करने के लिए बंदूकधारी रखे गए, यानी अपनी एक सेना वहाँ पे अंग्रेज लोगों ने रख दी। लेकिन आगे चलकर क्या किया कि व्यापार करते करते इन्होंने वहाँ जहाँ पर वो फैक्ट्री थी, रहने वाले राजा थे, जिन क्षेत्रों में व्यापारिक कंपनियां थीं, उनके राज्य में हस्तक्षेप करने लगे। क्या करने लगे? हस्तक्षेप करने लगे। जब हस्तक्षेप करने लगे तो इससे क्या हुआ कि स्थितियां जो थीं इनके पक्ष में हो गई, अंग्रेज़ों के पक्ष में हो गई, आती गई, क्योंकि भारत में आपस में जलते थे सभी।
भारत में आपस में सभी जलते थे और इन्होंने आपस में लोगों को लड़वा कर हमारे देश अधिकार में कर लिया, हमारे देश को ही अधिकार में कर लिया आपस में लड़वा कर। और इसकी शुरुआत कैसे होती है इसको हम लोग देखेंगे। तो अंग्रेजी शासन के जैसे नींव पड़ेगी वैसे ही इनकी कंट्रोल करने के लिए जाएंगे, कुछ एक्ट आएंगे, वो कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट आएंगे। ये सारे एक्ट पे हम लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों देखते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि अधिनियम। जी हाँ, वो अधिनियम इंग्लैंड से आते हैं। वो अधिनियम जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, ऐसे ये सब अधिनियम इंग्लैंड से आते हैं और वहीं भारत के संविधान की विकास में इम्पोर्टेंट सहायक भी बने हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको देखें अगर हम लोग, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग सीक्वेंस में वीडियो देखते रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, अंग्रेजी शासन की नींव पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव थे। और बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला, और उसका सेनापति मीर जाफ़र था। सब लोग जो हैं, यानी कि सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम और सिराजुद्दौला के मौसेरे भाई शौकत जंग और उसका सेनापति मीर जाफ़र, ये लोग सिराजुद्दौला से जलते थे। क्या करते थे, सिराजुद्दौला से जलते थे और सिराजुद्दौला को हटाना चाहते थे। तो इन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ सिराजुद्दौला को हटाने का षड्यंत्र किया। तो देखें, एक दो चीज़ें होती हैं इसमें। इस चीज़ से गुस्सा होकर सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को पकड़ लिया, किलेबंदी किए, बिना पूछे बिना आदेश का ही अपने फैक्ट्री का किलेबंदी कर दी है और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। तो इस चीज़ से नाराज़ होकर, गुस्सा होकर सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेज़ों को पकड़ लिया। कुछ अंग्रेज़ों को लगभग, अंग्रेज़ों की संख्या लगभग मानी जाती है कि 146 अंग्रेज़ों की ये संख्या थी, जो इन अंग्रेज़ों को पकड़ के एक काल कोठरी में बंद कर दिया। जैसे माना जाता है कि 10 बाई 10 का एक रूम था, उसमें कोई भी जंगला उंगला नहीं था, ऐसे अगर मानते हैं खिड़की उड़की नहीं था। तो उस 10 बाई 10 में 146 लोगों को उन्होंने कैद कर दिया, काल कोठरी में कैद कर दिया, बंद कर दिया दोस्तों। और दोस्तों मैं बहुत स्टार्टिंग से ये लेकर चल रहा हूँ, आप लोगों को बस सुनते जाना है और ध्यान से देखना है। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट नज़र आता है तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। आप लोगों को समझ आने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों 10 बाई 10 के रूम में 146 अंग्रेज़ों को यानी कि काल कोठरी में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि 3 दिन बाद खोला, यानी 20 जून 1756 को बंद किया रूम 146 लोगों से, और 3 दिन बाद 23 जून 1756 को दरवाज़ा खोला गया। तो उसमें केवल 23 लोग जिंदा बचे थे, उसमें से केवल 23 लोग ही बचे थे और 123 मारे गए थे। इस घटना को आधार बनाकर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ आया ही होगा। तो फिर क्या होता है दोस्तों कि सिराजुद्दौला की सेना और लॉर्ड क्लाइव, जो कि बंगाल का गवर्नर था, क्या था, जो कि बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था। तो दोनों की सेना प्लासी नामक मैदान में 23 जून
1757 को आमने सामने होती हैं। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और ये वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बंगाल नामक स्थान पर भागीरथी नदी के तट पर प्लासी स्थित जगह पर दोनों की सेना यानी कि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव की सेना आमने सामने होती हैं। क्या होती हैं? तो आमने सामने होती हैं। लेकिन पहले से ही इनका सेनापति, मतलब कि सिराजुद्दौला का सेनापति जो था मीर जाफ़र जो था वो मिल चुका होता है लॉर्ड क्लाइव से। क्या होता है कि मिल चुका होता है लॉर्ड क्लाइव से, ये मिल चुका होता है। तो ठीक है, मीर जाफ़र ने गद्दारी कर दी। क्या कर दी? तो मीर जाफ़र ने गद्दारी कर दी। तो हुआ क्या कि नवाब युद्ध करने के लिए आते हैं और नवाब की सेना, जो नवाब के साथ में जो सेना थी वो युद्ध करने के लिए तैयार रहती है। बाकी मीर जाफ़र अपनी सेना के साथ में निष्क्रिय रहता है, मतलब नॉन एक्टिव रहता है और आसानी से लॉर्ड क्लाइव क्या करते हैं कि जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला को पराजित कर देते हैं। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है और जैसे ही सिराजुद्दौला मारा गया, बंगाल में अंग्रेजी शासन के नींव क्या हो गए? पड़ गए। अंग्रेजी शासन के नींव पड़ गई। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो दोस्तों इसका आंसर होता है कि प्लासी युद्ध 23 जून 1757 के बाद अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी। दोस्तों हुआ क्या इस युद्ध के बाद कि मीर जाफ़र को दोस्तों अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए मीर जाफ़र ने मिलकर युद्ध लड़ा था। अंग्रेज़ों ने लॉर्ड क्लाइव मीर जाफ़र को नवाब बना दिया और मनमाने तरीके से उनको व्यापार करने के लिए उनको परमिशन दी और मनमाने तरीके से उनको व्यापार करने की परमिशन दी। मीर जाफ़र ने इसको मतलब कि लॉर्ड क्लाइव को मीर जाफ़र ने पर्सनल बहुत सारा गिफ्ट दिया। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो युद्ध था वो प्लासी का युद्ध, इसकी वजह से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लासी युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये हुआ था। तो इस तरीके से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। तो लेकिन अभी क्या हुआ दोस्तों कि लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफ़र को नवाब तो बना दिया, लेकिन मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की लिप्सा यानी कि लालच को पूरी नहीं कर पाया। क्या हुआ कि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की लिप्सा यानी कि लालच को पूरा नहीं कर पाया, यानी अंग्रेज़ों जो सब कुछ चाहते थे वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए लॉर्ड क्लाइव या जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया कि अब बंगाल का नवाब मीर जाफ़र की जगह बना दिया गया उसके दामाद को। उसके दामाद का नाम क्या था? तो उसके दामाद का नाम मीर कासिम था। क्या था? तो ये मीर कासिम था। ये उसके दामाद मीर जाफ़र के दामाद का नाम मीर कासिम था। तो दोस्तों तो ठीक है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। याद रखना, भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद हो गई थी। अब क्या होता है दोस्तों, देखते हैं कि बंगाल का नया नवाब, वैसे तो लॉर्ड क्लाइव ने बनाया था किसको? मीर जाफ़र को बनाया था, लेकिन मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की मांग पूरा नहीं कर पाया। तो अंग्रेज़ों ने इसको हटाकर इसके बाद दामाद को बना दिया, जो दामाद का क्या नाम था? तो मीर कासिम था। यानी अब बंगाल का नवाब मीर कासिम बना। मीर कासिम थोड़ा समझदार था। क्या था? मीर कासिम थोड़ा समझदार था। और मीर कासिम ने क्या किया कि अपनी कैपिटल क्या कर दिया? कैपिटल मुंगेर कर दी, चेंज कर दी अपनी कैपिटल। मीर कासिम ने ट्रांसफ़र कर दिया। पहले बंगाल की कैपिटल कहाँ थी? तो मुर्शिदाबाद थी। पहले कैपिटल थी मुर्शिदाबाद और
आराम से शासन करने लगा। और इधर देखें तो लॉर्ड क्लाइव वापिस जा चुका था इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों। और इधर देखें हेक्टर मुनरो नामक एक अंग्रेज आया था, वो सेनापति था। उसकी हम बात करते हैं, मुनरो नामक एक अंग्रेज था, उसकी हम बात करते हैं। कुछ टाइम बंगाल में दूसरा कोई गवर्नर बना था, उसी समय इनका सेनापति हेक्टर मुनरो था। क्योंकि वो जो ये लॉर्ड क्लाइव था ये तो अंग्रेज चला गया था इंग्लैंड, और उस समय कोई नया आया था गवर्नर, और ये सेनापति था हेक्टर मुनरो। तो मीर कासिम ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के व्यापार करने पे चुंगी कर लगा लिया जाता है। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के व्यापार करने पे चुंगी कर लगा दिया जाता है। जैसे कोई अंग्रेज लोग थे वो देते थे, जिससे बंगाल जो है, जो बंगाल ये है, उसको राजस्व की प्राप्ति होती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब इसे नवाब बनाया गया, मीर कासिम को नवाब बनाया गया था, तो ये टैक्स इसे बंद कर दिया गया था। यानी कि मीर कासिम को नवाब बनाने के दौरान ही टैक्स माफ़ कर दिया गया। फिर ये मीर कासिम टैक्स लगा दिया अंग्रेज़ों पे। क्या किया? अंग्रेज़ों पे लगा दिया। यानी कि आंतरिक करों पर चुंगी जो थी वो देना था। तो जैसे कि अगर आंतरिक रूप से कहीं भी जाना होता था तो व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो चुंगी लगती थी, टैक्स लगता था, अंग्रेज़ों पर नहीं लगता था। जब इसको मीर कासिम को बनाया गया था तो अंग्रेज़ क्या कर रहे थे कि ये कंपनी के लिए दिया गया था, और लेकिन अंग्रेज़ों इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे। क्या कर रहे थे? तो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, और अंग्रेज इसे पर्सनल व्यापार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो पर्सनल व्यापार कर रहे थे। यानी हर अंग्रेज अधिकारी व्यक्ति जो अंग्रेज था अपना अलग अलग व्यापार कर रहा था। इससे क्या हो रहा था कि इंडियन जो व्यापारी थे उनका काफ़ी नुकसान हो रहा था। इसीलिए बंगाल के नवाब मीर कासिम ने क्या घोषणा किया कि टैक्स जो इंडियन पे लगता था इसको माफ़ कर दिया जाए। अब तो बराबर हो गए थे, ये टैक्स भाई अंग्रेज़ों को भी नहीं देना था और इंडियन को भी नहीं देना था, माफ़ कर दिया गया। अब दोनों बराबर हो गए, अंग्रेज और भारतीय मतलब व्यापारी सब बराबर हो गए थे। अब दोनों बढ़िया व्यापार करने लगे। अब इस वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को जैसे ही ये पता चला कि इंडियन पे ये टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, ये हटा दिया गया है, मीर कासिम ने ऐसा किया है, तो उससे नाराज़ हो गए और उन्होंने उसके खिलाफ़, मीर कासिम के खिलाफ़ युद्ध की घोषणा कर दी है। और मीर कासिम एक दो छोटी छोटी झड़प हुई मीर कासिम से, और झड़प में मीर कासिम पराजित हो जाता है अंग्रेज़ों से, और मीर कासिम जाता है अवध के नवाब के पास। उस समय अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। क्या था? शुजाउद्दौला था। और शुजाउद्दौला के पास गया, तो बंगाल का नवाब कौन है उस समय? तो मीर कासिम है। और किसके पास गया? तो शुजाउद्दौला के पास गया। तो शुजाउद्दौला के पास गया और ये दोनों लोग जाके मिलते हैं दिल्ली के शासक। उस समय मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकेंड था। कौन था? शाह आलम सेकेंड था। इन तीनों की आपसी सहमति हुई, और सहमति होती है कि, और ये डिसाइड किया जाता है कि हमें अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कर देना चाहिए। क्या होता है कि तीनों के बीच बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का शासक शाह आलम सेकेंड जो था, ये तीनों में सहमति ये होती है और डिसाइड ये लिया जाता है कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का शासक शाह आलम सेकेंड, इन तीनों की सहमति से संयुक्त सेना से
युद्ध होती है। बिहार में बक्सर नामक मैदान में 1764 को इधर से अंग्रेज सेनापति होता है हेक्टर मुनरो, तो उधर से शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम होते हैं। तो अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो अकेला रहता है और इन तीनों की संयुक्त सेना से बक्सर का मैदान में आमना सामना होता है। जब इन तीनों की संयुक्त सेना आमने सामने होती है तो देखते हैं कि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार थे और बंदूकें थीं। इस युद्ध की शुरुआत में क्या होता है कि अंग्रेज हावी होते हैं इन तीनों पे, और दिल्ली का जो शासक था शाह आलम सेकंड, इनका साथ छोड़ के, मतलब मीर कासिम का साथ छोड़ के जाके हेक्टर मुनरो से मिल जाता है और कहता है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है दोस्तों, जब ये आकर मिल जाता है हेक्टर मुनरो से, तो अवध का नवाब भी पीछे पीछे शुजाउद्दौला हेक्टर मुनरो से मिल जाता है। तो शाह आलम और शुजाउद्दौला दोनों जाके हेक्टर मुनरो से मिल जाते हैं। कब मिल गए? अब इस युद्ध की शुरुआत किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम ने किया था इस युद्ध का शुरुआत। तो दोस्तों वो तो आ नहीं सकता था, इसीलिए मीर कासिम यहाँ से युद्ध से क्या हुआ कि भाग गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भाग जाता है। भागते भागते कहीं अज्ञातवास में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध के द्वारा अवध और दिल्ली के शासक को अंग्रेज़ों ने, अवध के शुजाउद्दौला और दिल्ली के शाह आलम, अंग्रेज़ों ने अपने संरक्षण में ले लिया। तो दोस्तों ये हेक्टर मुनरो की भारत में सबसे बड़ी जीत थी। क्या थी? हेक्टर मुनरो की ये भारत में सबसे बड़ी जीत थी। अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध में पड़ी? तो दोस्तों ये प्लासी के युद्ध में पड़ी थी और इसकी स्थापना प्लासी के युद्ध में पड़ी। और स्थापना के बाद किस युद्ध में मजबूती मिली? तो दोस्तों बक्सर के युद्ध में 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बिहार के बक्सर नामक जगह मैदान में हुआ था। इस युद्ध को जीतने के बाद पूरा जो बंगाल है इनकी मुट्ठी में हो गया और उन्होंने अपने मनमाने तरीके से वो वहाँ पर व्यापार करने लगे। जैसे कि इस युद्ध को जीतने के बाद वहाँ क्या हुआ कि दोस्तों बक्सर का युद्ध जीतने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई। इस संधि के द्वारा क्या तय किया गया कि लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड जा चुका था। क्या हुआ था कि ये जो लॉर्ड क्लाइव है ये इंग्लैंड जा चुका था, लेकिन इंग्लैंड से दोबारा वापिस आया। ये संधि इलाहाबाद की लॉर्ड क्लाइव और दिल्ली के शासक शाह आलम सेकंड के बीच हुई थी। ये लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम सेकंड जो मुग़ल शासक था, इन दोनों के बीच में इलाहाबाद संधि हुई। और तो इस संधि के में तय किया गया कि बंगाल में, देखिए इस संधि के द्वारा द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इलाहाबाद संधि के द्वारा ही बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। और द्वैध शासन क्या होता है, अगर इसको हम देखें और इस पे बात करें तो दोस्तों बंगाल में दो तरह के शासन होंगे। एक होगा न्याय व्यवस्था नवाब के हिस्से में था और दीवानी जो राजस्व है वो अंग्रेज़ों के पास में रहती थी। तो जो राजस्व मामले थे वो अंग्रेज़ों के पास थे। जो ये राजस्व मामले थे वो अंग्रेज़ों के पास थे। और जो न्याय व्यवस्था है वो फौजदारी, जो ये न्याय व्यवस्था है ये फौजदारी मामलों से संबंधित थे और इसे फौजदारी भी कहते हैं। और दीवानी व्यवस्था जो है मतलब राजस्व से। तो दोस्तों इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने दीवानी यानी कि राजस्व वसूल करने का अधिकार अपने पास रखा, जबकि बंगाल में शासन चलाने की व्यवस्था नवाबों की कंधों पर डाल दी। और इसी को कहते हैं बंगाल में द्वैध शासन।
यानी दो लोगों का शासन साथ साथ चलेगा। पूरे बंगाल दोस्तों, पूरे बंगाल से टैक्स वसूल करने का अधिकार कौन रख लिया? अंग्रेज़ों ने रख लिया। अंग्रेज़ों ने रख लिया। और अंग्रेज़ों ने और विदेशी मामलों यानी कि किससे कैसा संबंध रहेगा और किसको परमिशन मिलेगा यहाँ पे व्यापार करने का, ये सारी चीज़ों को अपने हिस्से में रख लिया। और केवल न्याय व्यवस्था ही नवाबों को दी गई। तो दोस्तों, और वहाँ पर न्याय की व्यवस्था करना, लड़ाई झगड़े इन सब को संभालना, ये सब किसका काम हो गया? ये नवाब का हो गया दोस्तों। तो बंगाल में द्वैध शासन कहा गया है। तो बंगाल में द्वैध शासन कहा गया है। दो लोगों का शासन, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया जाता था और दूसरा जो नवाब का शासन था उसके द्वारा किया जाता था। तो देखिए, अंग्रेज़ों को तो पैसा चाहिए था। क्या चाहिए था अंग्रेज़ों को? तो अंग्रेज़ों को तो पैसा चाहिए था और उन्होंने पैसे से संबंधित पूरा जो काम था वो अपने हिस्से में ले लिया। दोस्तों, पहले बंगाल बहुत बड़ा था। क्या था? बंगाल जो था बहुत बड़ा था। बंगाल बहुत बड़ा था। आज का जो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, पूरा जो क्षेत्र मिलाकर है उसे बंगाल कहते थे। धनी सूबा माना जाता था उस समय। जो बंगाल था वो सबसे धनी माना जाता था। याद रखना, ऐसा माना जाता है कि भारत का स्वर्ग कहा जाता था ये बंगाल राज्य को, और इसकी संपन्नता के कारण कहते थे। इसकी संपन्नता के कारण भारत का स्वर्ग कहा जाता था बंगाल राज्य को। और मुगल काल में जो यहाँ पर सूबेदार होता था वो सबसे ज़्यादा धनी कहलाता था। देखें, मुगलों से सबसे पहले अलग भी बंगाल ही हुआ था और सबसे पहले अंग्रेज़ों के अधीन भी बंगाल हुआ था। ये जो लॉर्ड क्लाइव था, ये दोस्तों, ये जो लॉर्ड क्लाइव था, आप बहुत बार नाम देख लिए होंगे। इसे अरब से आए सेनापति भी कहते हैं, क्योंकि बंगाल पर इसने एक तरीके से बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा था इनका प्लासी के युद्ध में। और प्लासी के युद्ध इन्होंने ही जीता था, लॉर्ड क्लाइव ने। किसके द्वारा? अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई तो ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हुई। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि भारत में अंग्रेज़ों का संस्थापक कौन था? तो वो लॉर्ड क्लाइव था। देखते हैं, देखते देखते बंगाल से उन्होंने मैसूर से पंजाब और पंजाब से बाकी क्षेत्रों में भी अधिकार कर लिया। अब दोस्तों, बंगाल पे जो अधिकार किया गया है इसे कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड से अधिनियम भेजे जाएंगे। वही हमारे संविधान के विकास, ये अधिनियम जो हैं ये सारे अधिनियम इंग्लैंड से आएंगे। यही संविधान के विकास का जरिया बनेगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको प्लासी के युद्ध के बारे में, बक्सर का युद्ध के बारे में और इलाहाबाद संधि के बारे में डिटेल में पता चला होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। आपका अपना चैनल DS एकेडमी आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।